एक लाचार माँ बाप 3 घंटे से अपनी बेटी की लाश का इंतजार कर रहे थे। तभी उनके पास भीड़ में से एक शख्स निकल करके आता है और उनसे कहता है कि तुम हमारे साथ में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, तुमको जितने रुपए चाहिए हम तुम्हें उतने रुपए देंगे, लेकिन तुम इस मामले को रफा दफा कर दो। तभी बेटी का पिता इस बात को सुनकर के उन्हें जवाब देता है और कहता है कि मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए, तुम बस मेरी बेटी को वापस ला करके दे दो। नमस्कार दोस्तों, कोलकाता डॉक्टर लेडी रेप केस के बारे में आप सभी लोगों को पता ही होगा। ये रेप केस पूरे विश्व भर में फैल चुका है। हर जगह बस एक ही चीज़ की डिमांड हो रही है कि उस लड़की के साथ में न्याय किया जाए। साथ में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि उस 8 अगस्त और 9 अगस्त की रात को आखिर ऐसा क्या हुआ था लेडी डॉक्टर के साथ में, जो कि आज तक सीबीआई भी किसी के सामने नहीं लेकर के आ पाई है। तो आइए जानते हैं उस रात क्या हुआ था। 8 और 9 अगस्त की रात को क्या हुआ था लेडी डॉक्टर के साथ में, सारी चीज़ों को बारीकी से जानेंगे। साथ ही साथ में ये भी जानेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है और जो वहाँ पर गवाह थे उस समय पर वो लोग क्या कह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको बारीकी से जानकारी मिलने वाली है इस रेप केस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देख करके इस केस को समझने के बाद में उस लड़की के न्याय के लिए आप लोग पूरी की पूरी हेल्प कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चीज़ को शेयर कीजिएगा। 8 अगस्त आरजीकर हॉस्पिटल वेस्ट बंगाल की वो काली रात, जिस दिन इस लेडी डॉक्टर के साथ में प्री प्लान किया गया था कि इसके साथ में रेप और मर्डर किया जाना है। आइए जानते हैं उस काली रात के बारे में। ये 31 साल की लेडी डॉक्टर, जो कि पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर थी आरजीकर हॉस्पिटल में वेस्ट बंगाल के, ये पिछले 36 घंटों से लगातार अपनी नौकरी जो है आरजीकर हॉस्पिटल में दे रही थी। 8 अगस्त रात को 11 बजे के बाद में इस लेडी डॉक्टर ने अपने 4 दोस्तों के साथ में खाना पीना खाया। जब ये खाना पीना खा रही थी तभी इसके दोस्तों के साथ में इसका कुछ मनमुटाव हो गया किसी बात को लेकर के, लेकिन वो बात अभी तक नहीं खुली है। जब इस लेडी डॉक्टर का उन दोस्तों के साथ में मनमुटाव हुआ, उसके थोड़ी ही देर बाद इसकी माँ का फ़ोन आता है और ये लेडी डॉक्टर अपनी माँ से बात करती है। माँ से बात करते हुए बताती है कि माँ, मैंने जस्ट अभी खाना खाया है और मेरे को अभी थोड़ी देर में वार्ड में जाना है मरीजों को देखने के लिए। वार्ड में मरीजों को देखने के बाद में मैं सेमिनार हॉल में जाकर के थोड़ा सा आराम करूँगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से थक चुकी हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। ये चीज़ बोल करके लड़की अपनी माँ से बात करने के बाद में फ़ोन काट देती है और उसके बाद में वार्ड में खाना खाने के बाद चली जाती है। मरीजों को देखने के आने के बाद में लगभग रात को 2 बजे ये सेमिनार हॉल में जाती है, जो कि 3rd फ्लोर पर था आरजीकर हॉस्पिटल में ही। जब ये 3rd फ्लोर पर सेमिनार में जाती है तो सेमिनार में जाने के बाद वहीं पर एक जो टेबल पड़ी होती है, जो चेयर पड़ी होती है, वहीं पर जाकर के ये सो जाती है। सुबह 4 बजे इसी सेमिनार हॉल के अंदर एक आदमी घुसता है जिसका नाम है संजय रॉय। ये आदमी घुसता है 4 बजे और 4:37 पर इस हॉल से बाहर आ जाता है। उसके बाद में सुबह 8 बजे एक डॉक्टर जाता है इस सेमिनार हॉल में, और जब वो डॉक्टर सेमिनार हॉल में जाता है तो उसको इसी लेडी डॉक्टर की लाश मिलती है, जो कि बहुत ही बुरी हालत में होती है, पूरे तरीके से जख्मी होती है। आंखों से खून निकल रहा होता है और गले से पूरा का पूरा गला हिस्सा टूटा होता है। इसके अलावा फिंगर रिंग जो होती है वो भी टूटी होती है और प्राइवेट पार्ट से भी खून निकल रहा होता है। बहुत सारा बुरे तरीके से जो है बॉडी पूरा जख्मी होता है। जब ये चीज़ डॉक्टर देखता है तो वो तुरंत जाकर के बड़े अधिकारियों को बुलाता है। बड़े अधिकारी वहाँ पर आते हैं और बड़े अधिकारी के आने के बाद में बहुत सारी वहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होती है, पुलिस को बुलाया जाता है, पब्लिक को पता चल जाती हैं सारी चीज़ें। इन सभी चीज़ों के बाद में वहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद में पुलिस जब कैमरे खंगालती है तो वो देखती है कि सुबह 4 बजे एक शख्स गया था और 4:37 पर वहाँ से वापस आया। इसके बाद में पुलिस जो है संजय रॉय नामक एक शख्स को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में उसको मुख्य आरोपी बना देती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि जो संजय रॉय है वो सिर्फ एक चेहरा है। संजय रॉय सिर्फ एक चेहरा है, क्योंकि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है तो वो बिल्कुल उल्टी है। वो ये कह रही हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है वो चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि ये रेप नहीं है, ये गैंग रेप है और ये पहले से ही प्री प्लान था। आइए जानते हैं इस चीज़ के बारे में अच्छे तरीके से विस्तार से। सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से प्रूफ्स हैं जो कि ये गवाही दे रहे हैं कि ये गैंग रेप है। उसके बाद में ये समझेंगे कि आखिर क्या रीज़न था और क्यों जो है यहाँ तक कहानी पहुँची है। ये एक गैंग रेप है और इसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस शामिल हैं। इस चीज़ के बारे में गवाही देते हैं ये सारे के सारे सबूत। आइए जानते हैं। 15 अगस्त 2024 से पहले संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको मुख्य आरोपी माना जा रहा था। इसके बावजूद भी 15 अगस्त को 40 गुंडे भेजे गए और उन 40 गुंडों ने जाकर के आरजीकर हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करी। उन सभी गुंडों ने पूरी कोशिश करी कि हम कैसे भी करके यहाँ से हर एक सबूत को मिटा दें। पूरी कोशिश उन्होंने करी। पुलिस भी उनको पीछे करने में यानी कि हटाने में नाकामयाब रही और पुलिस यहाँ पर बिल्कुल भी काम में नहीं आई। सबसे पहला सबूत ये है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि जब संजय रॉय पहले से ही गिरफ्तार हो चुका है, वो पुलिस के पास पहुंच चुका है,
उसके बाद में वहाँ पर गुंडे क्यों भेजे जा रहे हैं और क्यों वो उन सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल ही साफ है कि वहाँ पर कोई पहले से और भी था मौजूद जिसके सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहला प्रूफ बिल्कुल क्लियर होता है। उन 40 लोगों में से 25 लोगों को पकड़ लिया गया है, लेकिन 15 लोग अभी तक भी पकड़ में नहीं आए हैं। अब चलिए दूसरे प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रूफ ये है कि बॉडी पूरे तरीके से जख्मी थी, आंखों से खून निकल रहा था, प्राइवेट पार्ट से खून निकल रहा था, बॉडी के हर एक हिस्से पर जख्म थे। उसके बावजूद भी जो बड़े बड़े अधिकारी थे, जिसमें कि संदीप घोष भी शामिल थे, ये संदीप घोष जो है ये आर्जिकल हॉस्पिटल के प्रिंसिपल थे उस समय पर, और 12 घंटे बाद में इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने भी इस चीज़ को सुसाइड बता दिया, ना कि रेप मर्डर बताया। इन्होंने भी इस बॉडी को देखने के बाद में सभी बड़े अधिकारियों के साथ में इस चीज़ को सुसाइड बताने की कोशिश करी, और इन्होंने ये कोशिश करी कैसे भी करके हम इस पूरे मामले को सुसाइड में कन्वर्ट करके ख़त्म कर दें। तीसरा प्रूफ यहाँ पर ये निकलता है कि जो लड़की के पिता थे, यानी कि जो लेडी डॉक्टर के पिता थे, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए किसी आदमी को भेजा गया था, और उसने कॉम्प्रोमाइज़ की बात करी थी कि हमसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो और इस मामले को रफा दफा करो। चौथा प्रूफ ये है कि जब लेडी डॉक्टर का रेप हुआ, उसके बाद में जब उसकी बॉडी को देखा गया, तो जो संदीप घोष थे, जो कि वहाँ के प्रिंसिपल थे, उन्होंने तुरंत वहाँ से जो है रिज़ाइन दे दिया, और रिज़ाइन देने के बाद ही जस्ट 12 घंटे के अंदर उनको दूसरे हॉस्पिटल में उनको जो है नौकरी मिल गई। उनको उससे भी बड़ा पद वहाँ पर जाकर के मिल गया। ये 4 सबूत ऐसे हैं जो कि साफ साफ गवाही देते हैं कि ये रेप नहीं है, ये पूरी की पूरी पहले से ही प्लानिंग थी। इसके अलावा एक सबूत और है। वो सबूत ये है कि लड़की के पिता को 11 बजे फ़ोन किया जाता है आर्जिकल हॉस्पिटल से, और लड़की के पिता से कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप जल्दी से जल्दी अस्पताल आ जाओ। इसके बाद में 11:15 पर फिर फ़ोन किया जाता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप जल्दी से अस्पताल आकर के उसकी लाश को देख लो। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? यानी कि ये सारी की सारी पहले से ही प्री प्लान थी। ये सारा का सारा कुछ पहले से ही सोच रखा था कि इस रेप और मर्डर को हम सुसाइड में कैसे कन्वर्ट करेंगे और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। ये सारे प्रूफ्स आपके सामने निकल करके आ चुके हैं। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ, और जो संदीप घोष हैं उन्होंने जो बयान दिए हैं उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम संदीप घोष के बयान को समझते हैं। संदीप घोष ने अपना बयान क्या दिया था? संदीप घोष ने बयान ये दिया था कि जब हम पहुंचे थे सेमिनार हॉल में तो लड़की बेहोश पड़ी हुई थी और हमने उसको इलाज कराया, इलाज कराने के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई है। ये कहा था संदीप घोष ने। अब हम बताते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने क्या कहा था। चलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, चलिए अब इस चीज़ को जानते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक सबसे बड़ी चीज़ निकली है, उसको आप समझने की कोशिश करो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया है कि जो लड़की है, यानी कि जो लेडी डॉक्टर है, उसके वजाइनल से 151 ग्राम यानी कि 151 mg सीमन निकला है। लेकिन इतना सीमन एक इंसान 40 मिनट के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं 37 मिनट के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है कि ये एक गैंगरेप है। सबसे पहली चीज़ यहाँ से ये क्लियर होती है। दूसरी चीज़ ये है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जो बॉडी है वो इतनी जगह से तोड़ी गई है, यानी कि इतनी जगह पर जख्म है कि 37 मिनट के अंतर ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती। 37 मिनट 40 मिनट बहुत ही कम होती हैं कि एक लड़की के साथ में कई बार रेप किया जाए, उसके बाद में उसकी पूरी बॉडी को जगह जगह से तोड़ा जाए। उसकी आंखों से खून निकल रहा था, उसकी गर्दन को तोड़ा गया था, उसकी फिंगर रिंग जो होती है वो टूटी हुई थी, उसके प्राइवेट पार्ट को कई बार मतलब बुरी तरीके से तोड़ा गया था, डैमेज किया गया था। ये सारी चीज़ें एक अकेला इंसान 37 मिनट के अंदर नहीं कर सकता। अब हम थोड़ा सा और इस चीज़ की डेप्थ में जाते हैं और तब हम चीज़ों को और बारीकी से समझ पाएंगे। वो चीज़ ये है कि जो संजय रॉय है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके लिए ज़रूरी है कि संजय रॉय जो है वो शख्स किस तरीके का था, क्या वो ये सारे काम 37 मिनट के अंदर कर सकता था या फिर नहीं कर सकता था। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हम थोड़ा सा संजय रॉय की तरफ बढ़ते हैं। देखिए संजय रॉय के बारे में आपको बता दूं, संजय रॉय जो है ये कोलकाता पुलिस में वॉलंटियर था। वॉलंटियर क्या होते हैं चलिए मैं आपको ये बताता हूँ। वॉलंटियर का मतलब होता है पुलिस के कुछ गुप्त आदमी, ऐसे आदमी जो कि गुप्त सूचनाओं को पहुँचाते हैं, जो कि मतलब कि पुलिस के साथ में मिलकर के काम करते हैं, पुलिस को कई सूचनाएं देते हैं, पुलिस के और भी काम करते रहते हैं, वो वॉलंटियर होते हैं। उनको पुलिस वाले ऐसे ही हायर कर लेते हैं और उनको मंथली बेस पर सैलरी 10-20 हज़ार रुपये दिया करते हैं। अब संजय रॉय जो था वो एक नशेड़ी था। इसके अलावा उसने 3 शादियां पहले से कर रखी थी, चौथी शादी उसने की हुई थी और चौथी जो बीवी थी उससे वो दूर रह रहा था। इसके अलावा उसके बड़े बड़े शौक थे, ऐसा जो है मतलब सभी लोगों का मानना है। ये 3 जो है उसके बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा जो मेन जानकारी है वो जानकारी अब जानने की कोशिश करूँ। जिस रात को संजय रॉय ने रेप किया था उस रात संजय रॉय ने बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले रखी थी
और संजय रॉय की जो हाइट है वो समथिंग 5'4" या फिर 5'5" के आसपास थी। 5'5" भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। संजय रॉय की जो हाइट है वो लगभग 5'3" या फिर 5'4" थी। इसके बावजूद भी संजय रॉय जो था वो कद काठी में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। शराब पीने के बाद में आदमी की जो पावर है वो 50% या फिर 25% रह जाती है, इतना आप भी जानते हो। अब कोई इतना कमज़ोर व्यक्ति एक लेडी डॉक्टर पर, जो कि काफ़ी हेल्दी थी, हाइट में भी अच्छी थी, शरीर में भी अच्छी थी, उस लेडी डॉक्टर पर एक आदमी 37 मिनट के अंदर इतने सारे प्रहार कैसे कर सकता है कि उसका रेप भी कर लेगा, उसकी आंखों को भी तोड़ देगा, उसके प्राइवेट पार्ट को भी तोड़ देगा, उसकी फिंगरिंग को भी तोड़ देगा, उसकी गर्दन को दबा करके उसकी हत्या भी कर देगा, उसके पेट पर भी जख्म देगा। एक इंसान इन 37 मिनट के अंदर नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें साफ साफ चिल्ला चिल्ला करके कह रही हैं कि ये एक गैंग रेप है। हालांकि ये केस जो है अब सीबीआई के हाथ में पहुंच चुका है और सीबीआई इस केस की बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर रहा है। सीबीआई हर एक उस शख्स को जो कि यहाँ पर लग रहा है कि सस्पेक्ट है, यानी कि हो सकता है, उन सभी शख्सों को बुला करके, उन सभी आदमियों को बुला करके उनसे पूछताछ कर रहा है, बार बार उनके बयान ले रहा है, सारे बयानों को नोटिस कर रहा है। जैसे ही सीबीआई के हाथ में ये केस पहुंचा, ममता बनर्जी जो कि वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री कही जाती हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री कम, वो एक चपरासी से भी बहुत ज़्यादा गिरी हुई बुद्धि की मेरे को तो लगती हैं। वो जो है रोड पर उतर आई हैं और रोड पर उतरने के बाद में वो जो है उस लड़की के लिए न्याय मांग रही हैं कि इस लड़की के लिए न्याय किया जाए। मैं ममता बनर्जी से सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं कि इस बच्ची की जगह अगर कोई आपकी बच्ची होती या फिर आपकी आसपास की बच्ची होती तो आप इसी तरीके से अपनी कुर्सी को छोड़ करके रोड पे आकर के इस तरीके से आप न्याय मांगती क्या? ये एक बहुत ही तगड़ा पॉलिटिशियन ड्रामा है जो कि ममता बनर्जी कर रही हैं और मेरे हिसाब से वो गद्दी के लायक नहीं है जो गद्दी उनको मिली हुई है। या तो उनके पास इतना इंटेलेक्चुअल पावर नहीं है, उनके पास इतना आईक्यू लेवल नहीं है कि वो गद्दी को संभाल पाएँ, एक सीएम की गद्दी को, या फिर मुझे लगता है कि वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनका खुद का कोई खास आदमी इस रेप केस में मिला हुआ है। साफ शब्द बोलना, खुशी रहना। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। मेरे को ये वीडियो इसलिए नहीं बनाना कि मुझे व्यू चाहिए या फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। मेरे को जो अंदर से आग लगी हुई है, मैं उस आग को बाहर निकालने के लिए, मैं इस लड़की के सपोर्ट के लिए, इस लड़की के न्याय के लिए वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।